नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपने जैसे आपसे बात की थी कि ऑफलाइन क्लासेस बंद है, इस वजह से समस्त विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था को रेगुलर बनाए रखने के लिए आपकी हेल्प के लिए चाणक्य क्लासेस ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें मैं राज तिवारी, डायरेक्टर चाणक्य क्लासेस, 2 सब्जेक्ट मेरे खुद के रहते हैं, जिसमें एक रहता है राजस्थान का ज्योग्राफी, जिसके अपना एक लेसन, एक टॉपिक अपना पूरा हो चुका है, एक बिंदु राजस्थान के परिचय का। लेकिन यह जो मेरी क्लास है, यह विशेषतः रीट के विद्यार्थियों के लिए है। रीट है, सेकंड ग्रेड है, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड, समस्त विद्यार्थियों के लिए साइकोलॉजी की क्लास है। तो अब जैसा कि देखा जाए, रीट के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यदि माना जाता है वो साइकोलॉजी का माना जाता है। अब उसका कारण है, और एक बात और कहूँगा आपको कि इस मनोविज्ञान ने काफ़ी आप सभी स्टूडेंट्स का काफ़ी प्यार मुझे मिला है, आपका विश्वास मिला है, और इसी बदौलत मैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि मनोविज्ञान को एक रीट कंपटीशन को फाइट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो जैसे कि मैं क्लास में भी बात करता हूँ साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मनोविज्ञान एक विषय ना होकर एक विचारधारा है। अर्थात मनोविज्ञान, अगर आप अच्छा मनोविज्ञान सीखते हो, आपका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, वो सारा बदल जाता है। अब उसका फायदा क्या होता है कि जैसे मनोविज्ञान, एक तो जैसे आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें तो 30 क्वेश्चंस आने हैं, बट मैं ये मानता हूँ कि दूसरे विषय में भी मनोविज्ञान बहुत बहुत हेल्प करती है। जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे दूसरे सब्जेक्ट में अपने जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने लास्ट में 2 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शनों पर बात आ जाती है कि या तो ये है या ये है, या बी है या सी है। अब वहाँ मनोविज्ञान आपकी हेल्प करती है। उन दोनों क्वेश्चंस में से आपको सेलेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि जैसे आप कॉमन कह रहे हैं कि बी है, मनोविज्ञान आपको ये बताए कि बी है तो फिर सी क्यों नहीं है। यानी डिसीजन मेकिंग बनाती है, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ाती है, तर्कशील बनाती है आपको, आपका चिंतन क्षमता को बढ़ाती है मनोविज्ञान। मैं मेरी खुद की अगर अपनी बात करूँ तो मनोविज्ञान पढ़ाने के बाद में मेरा भी लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो गया है ना। और साथियों, सीधी सी बात यह है, जो विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए हैं या जैसे अभी अपनी बात करेंगे तो सबका अलग अलग तरीका होता है। एक मनोविज्ञान में टॉपिक आता है साथियों, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व विशिष्ट होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। इस पूरी सृष्टि में जुड़वा भाई है, वो भी एक जैसे नहीं है, उनमें भी किसी न किसी गुण में अंतर है। तो सबका पढ़ने का, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। लेकिन मनोविज्ञान को तो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बातों से हैं और बिल्कुल आपसे सतही जुड़कर अपने मनोविज्ञान पढ़े, वैसे ही पढ़ाएं, फिर मजा आता है। मनोविज्ञान रटने की चीज नहीं है। जैसे आप सबके विश्वास के कारण और बालाजी महाराज के आशीर्वाद के कारण पिछली बार एक बच्ची थी रीट के अंदर 29 क्वेश्चन सही करके आई, इसे 30 में से काफ़ी होते हैं जहाँ तक मुझे लगता है ना। तो ये चीज़ें सीखना, एक रटना, एक शब्द आता है रटना, है ना। रटना तो निकालना ही पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मनोविज्ञान को पूरा का पूरा। तो ये सबसे पहले जो भी विद्यार्थी मेरे क्लास में आते हैं उन्हीं से भी मैं सबसे पहले इन्हीं बिंदु से बात चालू करता हूँ। तो वही बात मैंने आपसे की, अपने शुरू करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस विद साइकोलॉजी पॉइंट्स फॉर ए टीचर। मतलब एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है साथियों। देखो कि अपने किसी भी काम को करते हैं, जैसे मानो कि एक कंपनी का मालिक है, उसके पास कोई काम करने के लिए आया तो उसने कहा जी मुझे नौकरी चाहिए। अब कंपनी का मालिक ये कहेगा कि काम बढ़िया आता है क्या। बहुत ही साधारण सी बात कर रहा हूँ मैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि सबका पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका होता है, पर मेरा तरीका तो यही है। तो अब कंपनी का मालिक सबसे पहले नो डाउट यही पूछेगा कि आपको काम अच्छा आता है क्या। वो कहेगा नहीं जी बहुत अच्छा आता है। अब कहेगा एक्सपीरियंस दिखाओ, अनुभव दिखाओ, है ना। तो अब वो अपना कोई अगर कहीं उसने काम किया है तो वो आपका एक्सपीरियंस वगैरह दिखाएगा।
तो वो उस एक्सपीरियंस को देख के फिर वो कह देगा हाँ भी अच्छा है, और वो उसको अपनी यहाँ रख लेता है। अब आप सभी भी उस कंपनी के कर्मचारी की तरह हो। आप सभी मतलब सभी स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं और जाकर आरपीएससी को कहेंगे ये लो जी हमें तो मास्टर लगाओ, हम तो टीचर बनना चाहते हैं। अब आरपीएससी कहेगी पढ़ाना आता है क्या? आरपीएससी गलत नहीं कहेगी, कमाल आपको इतना बड़ा जॉब दे रही है, इतना बड़ा काम दे रही है, भविष्य निर्माण का काम दे रही है आपको, तो पूछेगी आपसे पढ़ाना आता है क्या? अब आपको किसी पढ़ाना आता है तब आरपीएससी पूछेगी कि तेरे को मनोविज्ञान आती है क्या? क्योंकि मनोविज्ञान एक अध्यापक को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण करवाने में सहायक है। साथियों एक यहाँ से एक बात बताता हूँ, दो शब्द आते हैं, एक तो आता है परंपरागत और एक आता है गैर परंपरागत। परंपरागत पुराना तरीका जो चला रहा है और गैर परंपरागत नवाचार, नए तरीके, नई विधियों का प्रयोग करके पढ़ाना। अब अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि पुराने तरीके से बढ़िया पढ़ाया जाएगा या नए तरीकों से बढ़िया पढ़ाया जाएगा, आप एक मिनट में बता दो कि नए तरीकों से बढ़िया पढ़ाया जाएगा। और मैं अगर पूछूं कि परंपरागत शिक्षण अच्छा होता है गैर परंपरागत शिक्षण, एक मिनट के लिए आपने सोचना चालू कर दिया है, उत्तर नहीं दे पाओगे। तो अब यहाँ पर इसमें अपने फर्क की बात करेंगे कि तो मनोविज्ञान ने क्या किया कि जैसे पहले टीचर आता था, कक्षा के अंदर आता आके बुक निकाल कर हाँ भी पढ़ो, और मैं पढ़ा रहा हूँ, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? गारंटी है क्या पढ़ने की? हैं तो कोई गारंटी नहीं है। कोई पढ़ भी रहे हैं, कोई पीछे नींद भी ले रहे हैं, कोई घर पर भी है, बैठा यहाँ है पर उसका दिमाग घर पर हो, कोई गारंटी नहीं थी पढ़ने की। दिस इज द वन वे सिस्टम, एक पदीय सिस्टम था, एक तरफ से पढ़ाया जाता था, दूसरे तरीके दूसरी साइड से पढ़ा जाता था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। मनोविज्ञान आई, मनोविज्ञान ने आके कहा ये जो वन वे सिस्टम है ना, इसको टू वे बनाओ। जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण वहां से भी पढ़ना है। आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो हैं। अध्यापक से पूछा मनोविज्ञान ने आके क्या कर रहे हो जी मास्टर जी? कैसे पढ़ा रहे हैं? अच्छा वो पढ़ रहा है क्या? पढ़ ही रहा होगा, यानी वो समझ नहीं कर सका कि पढ़ रहा है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था। लेक्चर मेथड की बात करते हैं, अपने व्याख्यान विधि की बात करते हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो ये मनोविज्ञान ने आके ऐसे प्रश्न किए। मनोविज्ञान ने कहा कि ये परंपरागत शिक्षण व्यवस्था को कुछ नवाचार डालो, नई विधियां डालो, नई तकनीक डालो, और शिक्षण को बना दिया गैर परंपरागत, नई तकनीक, नई विधियों का प्रयोग करके। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि एक अध्यापक है तो अब अध्यापक जब कहेगा आरपीएससी को कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, अध्यापक बनना चाहता हूँ, तो सीधी सी बात आरपीएससी पूछेगी तेरे को मनोविज्ञान आती है क्या? मतलब तेरे को नए तरीके आते हैं क्या? नवाचार आता है क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण साथियों, एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता कि अध्यापक मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षण को गैर परंपरागत बनाकर नई तकनीकी, नई विधियों का प्रयोग करके शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाता है। तो अब महत्वपूर्ण ये आता है कि मनोविज्ञान की अगर अपन बात करेंगे तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ साइकोलॉजी, साइके, लोगस, वो सब आपने साधारणतः पढ़ रखा होगा। लेकिन अपने आज के इस विषय में, आज के बिंदु में अपने उन सिद्धांतों की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आता है, किसी भी कंपटीशन में चले जाए यहाँ से प्रश्न आता है। मनोविज्ञान के सिद्धांत, मैं अधिगम के, व्यक्तित्व के, बुद्धि के, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा, मैं उन सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है, जिन पर मनोविज्ञान चलती है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान है वो एक अध्यापक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है, बालक के अधिगम स्तर को बढ़ाती है, वातावरण को नियंत्रित करती है, सारी बातें करती है। पर कैसे? वो जो नियम है ना, उनको कहते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांतों की बात करते हैं, मनोविज्ञान के संप्रत्यों की बात करते हैं। अब आपके लिए फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न आने चाहिए जैसे क्लासरूम में ऐसे क्वेश्चन से। मेरी क्लास में क्या है कि सबसे बड़ी समस्या, हालांकि कई स्टूडेंट जब 2-3 दिन टिक जाता है ना, वो तो कहता है सर बहुत मजा आता है, लेकिन कईयों को प्रश्न बहुत पूछता है, अरे मनोविज्ञान में आने ही प्रश्न है, मनोविज्ञान तो वैसे ही सबको आती है पर प्रश्न नहीं आते। तो मैं प्रश्न बहुत पूछता हूँ, पूछने का उद्देश्य भी यही है कि अगर तेरे को ये क्लियर हो गया ना, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, फिर कहीं दिक्कत नहीं आनी तेरे। खैर वापिस बात करते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांत किसको आने चाहिए, अध्यापक को, छात्र को, या दोनों को? अब मोस्टली स्टूडेंट उत्तर देते हैं सर दोनों को। नहीं, जब बच्चे को मनोविज्ञान के सिद्धांत आ गए तो तेरे पास क्या लेने के लिए आएगा?
है ना। मैं बात कर रहा हूँ छोटे से बच्चे की जो आपके अध्यापक बनने के बाद आपकी कक्षा में बैठा होगा, तीसरी चौथी का, पहली दूसरी का, चौथी पांचवी का, आठवीं दसवीं का बच्चा, उस बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। उसको यदि आ गया कि बढ़िया सिद्धांत कौन से, बढ़िया नियम कौन से पढ़ने के, वो आपके पास स्कूल में क्या लेने के लिए आएगा। तो एक मनोविज्ञान के सिद्धांत बहुत उपयोगी हैं एक अध्यापक के लिए उसके शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में। बात करते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं साथियों। सबसे पहले अपने बात करते हैं, सबसे पहला सिद्धांत है वो है जन्मजात शक्तियों का सिद्धांत। जन्मजात शक्तियों का सिद्धांत, और ये जन्मजात शक्तियों का सिद्धांत है पहला सिद्धांत माना जाता है जो प्लेटो ने दिया। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, मनोविज्ञान में जो भी चीज पहली होगी, फर्स्ट, उसको मूल कहेंगे। याद रखना, बहुत जगह काम आएगा, सभी टॉपिक्स में काम आएगा। आप है ना बात नोट कर लेना, जो भी चीज सबसे पहले आएगी ना उसको मूल कहेंगे, मूल। और वो सब मूल होता है, वो सबसे प्राचीन भी होता है। आपके लिए प्रश्न है ये, मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत कौन सा है, मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, मनोविज्ञान का प्रथम सिद्धांत कौन सा है, मनोविज्ञान का प्राथमिक सिद्धांत कौन सा है, जन्मजात शक्तियों का सिद्धांत। और किसने दिया? प्लेटो ने। अब यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं, नोट कर ले कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है अपने बात करेंगे जन्मजात शक्तियों के सिद्धांत की, फिर बात करेंगे साहचर्यवाद की, फिर पढ़ेंगे संबंधवाद, फिर पढ़ेंगे संरचनावाद, फिर पढ़ेंगे उसका व्यवहारवाद, फिर संरचनावाद, फिर समग्रवाद, और सबसे अंत में आएगा मनोविश्लेषणवाद। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले जन्मजात शक्तियों का सिद्धांत, फिर साहचर्यवाद, फिर आएगा संबंधवाद, फिर आएगा व्यवहारवाद, फिर आएगा संरचनावाद, फिर आएगा समग्रवाद, और फिर आएगा मनोविश्लेषणवाद। आपने क्या करना है कि जैसे मैं अपने विद्यार्थियों से बात करता हूं कि सबसे पहले सिद्धांत का नाम, सभी सिद्धांतों के नाम, इधर सिद्धांतों के नाम, और इधर इनके प्रतिपादक। और बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, आपको सबसे पहले ये बात याद होनी चाहिए, जितने भी सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक हैं वो आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। सिद्धांत की विषय वस्तु आए ना आए, ये चीज तेरे को सबसे पहले आनी चाहिए कि सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत, उनके प्रतिपादक। अब प्रश्न कैसे आता है? बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत बार सी टेट में, एच टेट में, पी टेट में, सेकंड ग्रेड में, रीट में खूब बार प्रश्न आता है। ये इधर आपको सिद्धांतों के नाम दे दिए, इधर यहाँ पर लिख दिए प्रतिपादक, और आपको कह देगा सुमेलित कर यानी किस सिद्धांत का कौन सा प्रतिपादक। तो ये महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, सबसे पहले सभी सिद्धांतों के नाम और उनके प्रतिपादक। अब बात करते हैं जन्मजात शक्तियों का सिद्धांत क्या अर्थ है। सबसे पहले प्लेटो। देखो अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। यहां पर मैं 3 शब्द लिख रहा हूं साथियों। सबसे पहले मैंने लिखा अरस्तु, फिर लिखा प्लेटो, और फिर लिखा डेकार्ट। ये 3 शब्द आते हैं। लेकिन अरस्तु ने कहीं भी मनोविज्ञान का कोई सिद्धांत नहीं दिया। विचारधारा दे दी, धारणा दे दी, लेकिन कोई सिद्धांत नहीं दिया। सिद्धांतों में नाम आता है प्लेटो का, लेकिन सबसे पहले मनोविज्ञान की अवधारणा को लेकर आने वाला व्यक्ति था अरस्तु। अब आपके लिए महत्वपूर्ण है, मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। पीटीआई का पेपर हुआ, उसके अंदर अरस्तु ऑप्शन भी नहीं था, उत्तर क्या आएगा? प्लेटो। मैंने क्या बोला? आप प्रश्न आ जाए, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, वाटसन, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक हैं। आपका उत्तर होगा निर्विवाद रूप से, कहीं दिक्कत नहीं है, अरस्तु। लेकिन अगर अरस्तु ऑप्शन में नहीं हो, जैसा कि पीटीआई वाले पेपर के अंदर हो चुका है, पीटीआई जनरल वाले पेपर के अंदर हो चुका है, वहां प्लेटो था। तो ये बात ध्यान रखें आप, जितने भी सिद्धांत अवधारणाएं मनोविज्ञान से सबसे पहले देने वाला व्यक्ति था अरस्तु ना होकर प्लेटो था। तो इसलिए मनोविज्ञान का सबसे पहला सिद्धांत है वो भी प्लेटो ने दिया। अब देखो इसने क्या कहा, बहुत बहुत अच्छा सिद्धांत था, जन्मजात शक्तियों का सिद्धांत। जन्मजात शक्तियों का सिद्धांत प्लेटो ने सिद्धांत में बताया कि जो भी बालक, जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसमें खूब सारी जन्मजात शक्तियां पाई जाती हैं। पहली लाइन सिद्धांत की महत्वपूर्ण लाइन है, जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसमें खूब सारी जन्मजात शक्तियां पाई जाती हैं। इसने कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी कि आप कक्षा के अंदर ये मत देखो कि आपकी कक्षा के अंदर ये तो इंटेलिजेंट है, ये बहुत ही कमजोर है। नहीं, आपने ऐसा नहीं सोचना। आपने मतलब एक अध्यापक ने, आपने मतलब
एक अध्यापक ने ऐसा नहीं सोचना कि ये तो बहुत ही कमजोर है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं। बस पहले एक ही बात याद रखनी कि जो भी बालक इस सृष्टि में पैदा होता है उसमें खूब सारी जन्मजात शक्तियां होती हैं। अब दूसरी बात प्लेटो ने क्या कही, जो भी बालक पैदा होता है उसमें खूब सारी जन्मजात शक्तियां होती है जिनका शिक्षा द्वारा विकास संभव है। आपने बात की थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, शब्द जब अपन मनोविज्ञान के परिचय की बात करते हैं तो उसमें दो शब्द आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। शिक्षा, व्हाट इज द मीन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्या है? शिक्षा वह तत्व है जो व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालकर उसका सर्वांगीण विकास करता है। यानी शिक्षा ये तत्व है, इधर से शिक्षा गई अपने अंदर तो व्यक्ति को बताएगी भी तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, कर दे। दो व्यक्ति हैं, ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए को किसी ने बताया ही नहीं कि तू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वह कुछ नहीं करेगा। कर देगा, कोई जरूरी नहीं है कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा, कर सकता है बट कोई गारंटी नहीं है, एंड प्रॉपर करे ये भी कोई जरूरी नहीं है। दूसरे को मार्गदर्शन मिला, शिक्षा मिली, उसको बताया गया कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, एंड ही कैन बेटर, और वो अच्छा कर देगा, है ना। तो ये है शिक्षा। शिक्षा वह तत्व है जो व्यक्ति को बताती है कि तेरे अंदर क्या है, तुमको बाहर निकाल कर अच्छा काम कर सकता है, तो ये शिक्षा है। तो इस आधार पर ये कहा गया कि व्यक्ति में खूब सारी जन्मजात शक्तियां होती है, व्यक्ति में खूब सारी जन्मजात शक्तियां होती है जिनका शिक्षा द्वारा विकास संभव है। एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि अध्यापक ने अपनी शिक्षण व्यवस्था के दौरान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। उसने तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो उसकी कक्षा में बच्चा आया है वो फुल एंड फिल भरे हुए हैं जन्मजात शक्तियों से, बस अध्यापक ने तो उनको क्या देनी है, शिक्षा देनी है, और शिक्षा देकर उनकी जन्मजात शक्तियों को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब यहाँ पर एक बिंदु, अंतिम बिंदु, 3 बिंदु थे इस सिद्धांत के, अंतिम बिंदु क्या आएगा? जो भी बालक पैदा होता है उसमें खूब सारी जन्मजात शक्तियां पाई जाती है जिनका शिक्षा द्वारा विकास संभव है, लेकिन शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक तो सद और एक बद्ध, एक अच्छी और एक बुरी। अब एक अध्यापक द्वारा दी जाने वाली शिक्षा यदि सही हुई, सद हुई, तो उस बालक का विकास होगा, वो विकास समाज के अनुकूल होगा। लेकिन यदि वायदे उस बालक को शिक्षा बद्ध दे दी गई, बुरी दे दी गई, चोरी कैसे करनी है, डकैती कैसे करनी है, पुलिस के हाथ कैसे नहीं आना, उसका विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है। उसकी जन्मजात शक्तियों का खूब विकास होगा। ऐसा विकास हो रहा है कि आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया, लेकिन विकास समाज के प्रतिकूल हुआ क्योंकि दी जाने वाली शिक्षा सद नहीं थी। अब अपने सिद्धांत के 3 बिंदु पूरे होते हैं। जन्मजात शक्तियों का सिद्धांत में प्लेटो ने कहा कि जो भी बालक, जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसमें खूब सारी जन्मजात शक्तियां पाई जाती है जिनका सद शिक्षा द्वारा समाज के अनुकूल विकास किया जा सकता है। ये जन्मजात शक्तियों का सिद्धांत था जो अध्यापक के लिए सबसे पहले उपयोगी था। अब अपने बात करते हैं साथियों, दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। बड़ा अच्छा सिद्धांत आता है दूसरा सिद्धांत आता है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत जो दिया जॉन लॉक व ब्रेसले, जॉन लॉक व ब्रेसले ने दिया। ब्रिटेन के निवासी थे जॉन लॉक व ब्रेसले, इनके द्वारा बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया गया। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, साहचर्य माने होता है समानता, साहचर्य माने होता है समानता, ध्यान रखें। अब इस सिद्धांत में क्या कहा गया देखो, बालक के मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, परंतु बालक उन्हीं विचारों को सीखता है जिनमें परस्पर समानता होती है, जिनके बारे में वह जानता है, जिनकी उनको जानकारी है, उन्हीं के बारे में, उन्हीं को ज्यादा सीखता है। जैसे अपने बात करते हैं, बहुत ही साधारण सा उदाहरण देता हूं कि एक बालक को कहा गया बी फॉर बुक, और उसी बच्चे को कहा गया बी फॉर बॉल। जल्दी किसको सीखेगा, बी फॉर बॉल को या बी फॉर बुक को? आप सहजता से अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चा पसंद करता है बॉल को और बिल्कुल ही पसंद नहीं करता बुक को। वो बुक की जो स्पेलिंग्स है उसको बड़ा मुश्किल से याद करेगा। ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर ए फॉर एरोप्लेन और ए फॉर एप्पल, एप्पल को जल्दी याद करेगा।
मेरा कहने का मतलब ये था, यह सिद्धांत कहता है कि बच्चे को पढ़ाया जाए उन्हीं विषय वस्तुओं के बारे में बताते हुए जिनसे वह क्या रखता है, साहचर्य रखता है, जिनसे वह समानता रखता है। एक शिक्षण सूत्र आता है साथियों, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब इसका मतलब क्या है, देखो ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब क्या है कि जिनके बारे में वह जानता है और जिनके बारे में वह नहीं जानता। जैसे अब बी फॉर बॉल की बात करें, बी फॉर बॉल से उसको कहीं लेके जाओ वो वहां चला जाएगा, पर जिनके बारे में नहीं जानते उससे बॉल के पास लेके आओ तो दिक्कत है ना। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे को उदाहरण में दिए जाए, बच्चे को वातावरण ऐसा दिए जिनके बारे में वह जानता है, तो बच्चे का अधिगम निश्चित रूप से ज्यादा होगा। अब इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी देन है वो क्या है, इकाई योजना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ध्यान रखें, सीधा प्रश्न आ सकता है आपके। इकाई योजना सभी ने सुन रखा होगा, इकाई योजना का प्रतिपादक मॉरिसन, इकाई योजना का प्रतिपादक मॉरिसन था। लेकिन इकाई योजना, अब आपके लिए प्रश्न ध्यान रखें, इकाई योजना मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है, साहचर्यवाद पर। इकाई योजना का प्रतिपादक मॉरिसन, ये थर्ड ग्रेड 2013 में आया था, इकाई योजना का प्रतिपादक मॉरिसन था। पर बाई द वे प्रश्न आ जाए कि इकाई योजना, यूनिट प्लान, इकाई योजना मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है, साहचर्यवाद पर। कैसे, वो देखो। अपने बात करें तो बच्चे को, जैसे अपने बात करते हैं कि बच्चे को जब अपने अधिगम करवाते हैं तो छोटी कक्षाओं में सिखाया, छोटी कक्षाओं में सिखाया उसको, और अब उसको दूसरी बड़ी कक्षा में सिखा रहे हैं। तो जो छोटी कक्षा में सिखाया हुआ वो बड़ी कक्षा में काम आता है। अब आप कहते हैं यूनिट की, इकाई की बात करते हैं। अपने देखते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को शुरू करते हैं तो पहला तो, जैसे अपने मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान की पहली यूनिट है मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, सिद्धांत, विधियां, संप्रत्यय। दूसरा टॉपिक है अधिगम, तीसरा टॉपिक है व्यक्तित्व, फिर है समायोजन, फिर है बुद्धि, फिर है अभिप्रेरणा। लेकिन सबकी अलग अलग सोच होती है। मेरा ये है कि जिसको मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, सिद्धांत अच्छा आएगा ना, उसको अधिगम और व्यक्तित्व, समायोजन, बुद्धि, अभिप्रेरणा सब अच्छा समझ में आएगा। यानी निम्न स्तर पर सीखा व उच्च स्तर पर सीखने में सहायक होता है, क्योंकि उनमें परस्पर क्या पाई जाती है, समानता, उनमें परस्पर क्या पाया जाता है, साहचर्य पाया जाता है। यानी बच्चे को पढ़ाया जाए तो उस बातों का विशेष ध्यान रखा जाए कि उदाहरण, जानकारियां विभिन्न दी जाए जिनके बारे में जानता है, और जो निम्न स्तर पर पढ़ाया हुआ है उसका प्रयोग करके अध्यापक यदि पढ़ाएगा ना तो वो समानता पैदा करेगी, साहचर्य पैदा करेगी। इस सिद्धांत का कंक्लूजन, निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि एक अध्यापक अपनी शिक्षण व्यवस्था में, अपनी शिक्षण विधियों में साहचर्य रखने में सफल हुआ तो अधिगम अधिक होगा, अन्यथा अधिगम कम होगा। ये साहचर्यवाद था। अब बात करते हैं साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है संबंधवाद। संबंधवाद, जहां कहीं भी मनोविज्ञान में संबंधवाद नाम आ जाए तो संबंधवाद का मतलब क्या है, थॉर्नडाइक। संबंधवाद का मतलब क्या है, थॉर्नडाइक। जहां कहीं भी संबंधवाद आ जाए ना, संबंधवाद का मतलब थॉर्नडाइक का, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, क्या है संबंधवाद, क्या है? बिल्कुल साधारण सी भाषा में बताता हूँ कि मेरा है ना, मेरा इस विषय वस्तु से संबंध है, मेरा इस विषय वस्तु से संबंध है। ये व्हाइट बोर्ड को साफ करने का मत, ये लिखने का मत, इन दोनों विषय वस्तुओं से मेरा संबंध है, इसलिए मैं इनको हाथ में रखा हुआ हूँ, हाथ में लिए हुए हूँ, अगर ये मेरे काम नहीं आती तो इनको हाथ ही नहीं लगाता। ये संबंधवाद है, ये मेरा संबंध है। और साथियों, मैं इस संबंध को एक नाम दे रहा, मनोविज्ञान नाम देती है उद्दीपक। मनोविज्ञान क्या नाम देती है, उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक? देखो पहले इस सिद्धांत के शब्द को मैं स्पष्ट करूं कि संबंधवाद के अनुसार व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसके किसी न किसी उद्दीपक का परिणाम होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, संबंधवाद के अनुसार व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उसके किसी न किसी उद्दीपक का परिणाम होता है। मतलब क्या है? अब यहाँ उद्दीपक का मतलब है साथियों आवश्यकता, उद्देश्य। अगर व्यक्ति को कहा गया भी दो काम कर, ए बी, ये व्यक्ति दो काम कर, ए और बी, ए काम कर ले, बढ़िया काम है, बहुत ही अच्छा काम है,
व्यक्ति ने पूछा कि कोई फायदा फूयदा है क्या, अपनी कोई आवश्यकता उससे तो पूरी होगी। आवश्यकता क्या है, काम बहुत अच्छा है कर ले, दूसरे के ये काम और कर ले, केस में कहाँ इसमें करेगा ना, तेरे को वहां पर वो मिल जाएगा। यहाँ इसकी आवश्यकता की पूर्ति है, यहाँ पर उसका कोई उद्देश्य पूरा होगा, यहाँ पर उसका कोई उद्दीपक है। ए को बढ़िया करेगा, बी को निश्चित रूप से ए को नहीं करेगा, बी को करेगा। व्यक्ति उस कार्य को करना पसंद करता है जहां उसका कोई उद्दीपक होता है, जहां उसकी कोई आवश्यकता होती है, जहां उसका कोई उद्देश्य होता है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि जिस गांव एक कहावत है, देसी सी कहावत है, बिल्कुल साधारण कहावत है, पूरे राजस्थान में प्रचलित है कि जिस गांव जाते हैं उसका रास्ता पूछते हैं और जिस गांव नहीं जाने उसका रास्ता नहीं पूछते। तो कहने का मतलब ये था कि व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाए और उसको पता ही नहीं है कि ये कार्य करने से हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, वह उस कार्य को करना पसंद नहीं करेगा। और एक व्यक्ति को बता दिया गया कि तेने अगर ये काम किया तो तेरे को ये मिलेगा, निश्चित रूप से वो उस काम को ज्यादा करेगा, उत्साह के साथ करेगा, ऊर्जा के साथ करेगा और अपने संपूर्ण प्रयासों से करेगा। ये पूरा संबंधवाद है। थॉर्नडाइक ने कहा कि यदि व्यक्ति को कार्य करने से पहले उसके उद्दीपक बता दिया जाए, अब देखो मैं मनोविज्ञान शब्द यही मिलेगा आपको पेपर में, ये नहीं मिलेगा आवश्यकता उद्देश्य नहीं मिलेगा। मनोविज्ञान ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उससे संबंधित उसके उद्दीपक बता दिए जाए तो वह कार्य को ज्यादा लगन से करता है, ज्यादा मेहनत से करता है, मेहनत से करेगा तो परिणाम भी ज्यादा मिलेगा। अब ये बात बच्चों पर लागू कर दो। एक अध्यापक यदि बच्चे को बताने में सफल हो गया कि तेने ये कार्य किया तो तुझे ये मिलेगा। अब मिलने का मतलब अध्यापक डेली जाके टॉफियां थोड़ी बांटेगा, डेली पारितोषिक थोड़ी देगा, इनाम थोड़ी देगा। कैसे? एक बच्चे ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बच्चे ने जाकर अध्यापक ने कह दिया शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छा। अब दूसरा बच्चा कहेगा ले भाई अब की बार शाबाश मैंने लेनी है। पैदा होगी क्या आवश्यकता, क्या उद्देश्य, क्या उद्दीपक। यानी इस प्रकार शिक्षण व्यवस्था के दौरान यदि एक अध्यापक शिक्षण व्यवस्था के दौरान बालक को यह समझाने में सफल हो गया कि तेने ये काम किया तो तेरा ये उद्दीपक पूरा होगा, तेरी ये आवश्यकता पूरी होगी तो अधिक में अधिक होगा। तो ये साथियों मनोविज्ञान के 3 सिद्धांत थे। टोटल अपने बात करेंगे, इसके बाद में आएगा संरचनावाद, इसके बाद में आएगा व्यवहारवाद, इसके बाद में आएगा संरचनावाद, इसके बाद में आएगा समग्रवाद और फिर पूरी मनोविज्ञान में 10 जगह आने वाला आएगा मनोविश्लेषणवाद। तो अभी अपने 4 सिद्धांत हो रहे हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।